हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 में 20 अंक की सामान्य हिंदी है, जिसके पाठ्यक्रम से संबंधित यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी ने अपने स्तर पर बहुत अच्छी तैयारी की होगी। इन 20 प्रश्नों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस सीट्स तक पहुँच चुकी है या अभी कितनी मेहनत और करनी है। ये 20 प्रश्न उसी सभी यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उससे बनाए हुए हैं। तो आप सभी इन 20 प्रश्नों को हल करें और साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सारे सिलेबस को यहाँ पे लिया जाए और नए से नए प्रश्न का यहाँ पे निर्माण किया जाए, जिससे आपका जो ज्ञान है वो स्थायी को प्रदान करे और आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, पर्यायवाची भी इस सिलेबस में है तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। मिलिंद, पारावात, अली या द्विरेफ। देखिए, ये जो है मिलिंद है, अली है, द्विरेफ है, ये सब भ्रमर के यानी कि भौरे के पर्यायवाची हैं। जबकि पारावात की अगर हम बात करते हैं, पारावात है कबूतर, कबूतर या कपोत। ठीक है, कबूतर या कपोत का पर्यायवाची है कौन? पारावात। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पारावात। तो हमको ये भी पता चल गया कि जो पारावात है वो कबूतर या कपोत का पर्यायवाची है, जबकि जो मिलिंद, अली और द्विरेफ ये भ्रमर यानी कि भौरे के पर्यायवाची हैं। उम्मीद करते हैं कि आप एक प्रश्न के साथ अन्य सभी प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पूछा गया है, गलत है। ठीक है, तृष्णा तृष प्लस ना, निर्गुण निह प्लस गुण, नाविक नौ प्लस एक। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन सारे संधियों में किस में कौन सी संधि लगी हुई है। ठीक है, तो यशोदा इसका सही उत्तर है। क्यों है? क्योंकि यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है वो इस प्रकार होता है, यशः प्लस दा। ठीक है, मैं इसमें बता देती हूँ, इसमें विसर्ग संधि है, यशः प्लस दा, और ये विसर्ग वहाँ मिलके क्या बन गया? ओ बन गया, और इसका जो संधि हुई वो क्या हुई? यशोदा। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें गलत संधि विच्छेद किसका है? यशोदा का है। यशोदा नहीं होगा, यशः प्लस दा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यज्ञ वेदी शब्द में समास कौन सा है? अब देखिए, इतना तो सबको पता है कि इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो तत्पुरुष के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके समास की वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें अपादान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अपादान तत्पुरुष की पहचान क्या होती है। अपादान मतलब से अलग होने पर, संप्रदान मतलब के लिए और को, संबंध मतलब का के की रा रे री, और करण मतलब से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो अब अगर हम यज्ञ वेदी का विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? यज्ञ के लिए वेदी, और के लिए किस में आ रहा है? संप्रदान तत्पुरुष में आ रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प शब्द में यानी कि इन जो शब्द हैं इनमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस उपसर्ग का? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुदात्त, अनुभाव, अन्वीक्षण, अनुभव। अब आपको लगेगा कि अन्वीक्षण में नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आप शब्दों को, तो आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, अगर आप इन शब्दों को तोड़ते हैं तो जो अनुदात्त है, पहला ऑप्शन है इसका, इसमें लगा है अन उपसर्ग, अन प्लस उदात्त। ठीक है, बाकी सब में अनु उपसर्ग है, बस अनुदात्त। कई लोग इसको अन्वीक्षण में इसमें चले जाते, लेकिन आप ध्यान देंगे अन प्लस उदात्त अनुदात्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दिशांतर, दिगांतर, देशांतर या देशावरण। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देशांतर। दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है? देशांतर। आप सभी जानते हैं, सिलेबस में तत्सम तद्भव शब्द भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द है तरवारी, मयंक, कुकुर या अवश्याय। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे कि तद्भव तत्सम आप सभी जानते हैं, तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम जो संस्कृत के समान, बिल्कुल संस्कृत समान होता है। तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न थोड़ा सा उनमें हेरफेर करके बदल दिए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो इनमें से तद्भव शब्द क्या है? वो है मयंक। और मयंक अगर तद्भव है तो उसका तत्सम भी होगा, तो उसका तत्सम है मृगांक। अब आप एक बात और समझिए कि मृगांक कहा किसके जाता है, किसको कहा जाता है? मृगांक कहीं ना कहीं शशांक यानी कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। और मृगांक को ही क्या कहा जाता है? मयंक कहा जाता है। तो मृगांक
क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले चंद्रमा में कुछ हिरन और खरगोश से धब्बे दिखाई देते थे, तो इस कारण उसका नाम मृगांक रखा गया और धीरे धीरे तद्भव रूप इसका क्या बन गया? मयंक बन गया। आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे कि मयंक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द है मृगांक। अगला प्रश्न है, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा? आप सभी जानते हैं, आपने संज्ञा पढ़ी होगी, जब किसी संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जाति के मतलब पहचान के लिए कर दिया जाए, जैसे हम टोपी पहनते हैं, गांधी टोपी, माना कि महात्मा गांधी एक व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन अगर उनकी गांधी से जाति बन जाए, जाति मतलब उनकी एक कैटेगरी डिसाइडेड हो जाए, तो जातिवाचक संज्ञा हो। जैसे हम कहते हैं ना कि हर घर में एक विभीषण बैठा है, विभीषण मतलब समझ सकते हैं, विभीषण व्यक्तिवाचक था, लेकिन उसका प्रयोग हम एक जाति के अनुसार कर रहे हैं, एक पहचान के रूप में कर रहे हैं, तो वो जातिवाचक हो गया। तो सेम यहीं पर भी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। अगला प्रश्न है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है? अज प्लस अंत, अज प्लस अंत, अच प्लस अंत या अग प्लस अंत। तो इसमें है हलंत वाला ऑप्शन नंबर सी, अच प्लस अंत। ठीक है, व्यंजन संधि है, किस प्रकार से है? किसी के वर्ग का तृतीय शब्द जब आ जाता है, तृतीय वर्ण जब आ जाता है, ये इसके रूल हैं। संधि से संबंधित वीडियो भी आप देख सकते हैं। अजंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अच, चौ के नीचे हलंत लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा भी है, इस पे नहीं जाएंगे। अच प्लस अंत, चौ के नीचे हलंत। अगला प्रश्न है, अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? देखिए, राका भी चंद्रमा को कहते हैं, निशित रात को कहते हैं, रजनी भी रात को कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अमावस की अंधेरी रात, तो उसको बोला जाता है कुहू। क्या बोला जाता है? कुहू बोला जाता है। कि बहुत ही नए नए प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ, तो आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल से जुड़ें, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अमावस की अंधेरी रात के लिए एक शब्द क्या है? कुहू है, यानी कि कुहू मतलब अमावस की अंधेरी रात। अगला प्रश्न है, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? स्थिति बहुत अनिश्चित है, एक से बढ़कर दूसरा भले लोगों के साथ स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, या बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। ठीक है, तो ये इसके लोकोक्ति के अर्थ हैं। मैंने आपको बताया था कि लोकोक्ति हो या मुहावरे, वहाँ पर उसी के जैसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वो उसका आंसर नहीं होगा। इसमें तो सारे ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो क्वेश्चन एक तरह से टिपिकल हो जाता है। तो हंसा थे सो उड़ी गए, कागा, आपको पता है कि हंसा एक है ना, रामचंद्र कहे गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती, कौवा, हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनको वो योग्यता नहीं मिलेगी, जबकि बुरे लोग, उसमें बुरे लोगों के अधिकार आएंगे। तो यही यहाँ पर कहना है, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान। तो आपको पता लग रहा होगा इसका सही उत्तर क्या है? भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आना, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ता है अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म कौन सा है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ऐसा कौन सा शब्द है जो विलोम की दृष्टि से गलत है? यानी कि कृत्रिम, प्रकृत। अब कृत्रिम और प्रकृत, कृत्रिम माने होता है बनावटी और प्रकृत मतलब होता है प्रकृति से, नेचुरल बना हुआ, तो ये तो सही है। अनग और सनग, ठीक है। अब अनघ का मतलब क्या होता है? अनघ का मतलब होता है पवित्र, इस पवित्र होता है। अनग और सनग एक चीज़ है, अगर इसका विलोम होगा तो यही गलत है। ये गलत कैसे है? अनघ का विलोम होता है अघ, अनघ का विलोम क्या होता है? अघ होता है, सनग नहीं होता है। बाकी औरस, जारस, संधि, विग्रह ये सब विलोम है। अनघ का मतलब पवित्र होता है और अघ का मतलब अपवित्र होता है। तो अनघ और अघ, अनघ का विलोम क्या होगा? अघ। ये बात ध्यान रखेंगे। आप ये ना समझे कि अनघ और सनग एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखेंगे, अनघ सनग कोई शब्द नहीं है। अनघ का विलोम होगा अघ। अनघ का मतलब होता है पवित्र और अघ का मतलब क्या होगा? आप समझ सकते हैं, अपवित्र। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, संन्यास शब्द में उपसर्ग है, सम, शई, सन या सम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, इजी सा प्रश्न है, सम, मौ में हलन, इसमें सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? तो जो और सो जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहीं ना कहीं रिलेशन, संबंध बताता है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, तो वो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सुनक शब्द इसमें से किसका पर्यायवाची? सुनक किसका पर्यायवाची है? कबूतर का। अभी मैंने आपको बताया कबूतर किसका पर्यायवाची है? पारावत का। हमारा पहला ही प्रश्न था पारावत, वो उसका पर्यायवाची था। कौवा, इसको हम कौवे का पर्यायवाची है, कुत्ते का पर्यायवाची, गिदड़ का पर्यायवाची। तो इसका सही उत्तर है जो सुनक है, ये किसका पर्यायवाची है? कुत्ते का पर्यायवाची है।
अगला प्रश्न है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना, मोतियाबिंद उतर आना, आंखों में भयंकर जलन होना, आंखों की बीमारी होना। तो जहां पर मैंने आपसे कहा था कोई मुहावरा या लोकोक्ति से रिलेटेड शब्द अगर वाक्यांश बन रहा है तो वो गलत है। तो मोतियाबिंद यानी कि आंखों से संबंधित, आंखों में ये भी नहीं होगा, आंखों में तो आंखों वाले तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। तो हमारा सही उत्तर क्या है? अत्यधिक क्रोध करना। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ट्रिक आपके काम आएगी। अगला प्रश्न है, उच्चारण के स्थान पर व किस प्रकार का व्यंजन है? वर्ण विचार से संबंधित मैंने डिटेल वीडियो डाली, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व किस प्रकार का व्यंजन है? वत्स्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ या तालव्य? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दंतोष्ठ। ठीक है, इसमें दांत और ओष्ठ यानी कि होंठ दोनों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? यानी कि जो विराम चिन्ह लगा है इसका नाम क्या है? अल्प विराम है, योजक चिन्ह है, अर्ध विराम है या उद्धरण चिन्ह है? ठीक है, तो अर्ध विराम यही है और अल्प विराम सिर्फ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे हम लगाएं राम श्याम, दो समान पदों के बीच में लगता है अल्प विराम, योजक चिन्ह होता है ऐसा, और अर्ध विराम उसमें लगा हुआ ही है, ये हो गया। और उद्धरण चिन्ह ये होते हैं एकल और डबल। ठीक है, एकल उद्धरण चिन्ह, ये जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं उसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? ये क्या है? अर्धविराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी, ये अर्धविराम है जो इन दोनों के बीच में चिन्ह लगा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? ठीक है, द्विगुण व्यंजन की यहाँ पर बात हो रही है। तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है? इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? झ, फ, ढ या स? देखिए जो ढ है, द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, एक तो ये है और एक है ये दोनों ही द्विगुण व्यंजन है। इन एक बात ध्यान रखना, इनका प्रयोग कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं हो सकता। वो जो होता है ना वो ढपली होता है, वो ढ ये वाला नहीं होता, पढ़ और पढ़। ठीक है, ये कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। इनमें कहते हैं कि दो व्यंजनों का गुण होता है, इसलिए उसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? दो होते हैं। ये मैंने दो आपके सामने बना दिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है कौरव, मिठास, होनहार या धनवान? ठीक है, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के मूल शब्द से बनते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौरव और ये मिठास ये भी विशेषण है, धनवान ये भी विशेषण है। तो होनहार क्या है? यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अ है, एव है, अव है या इव है? तो वासुदेव, अ यहाँ पर छुपा हुआ है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अ इसका आंसर है। तो प्रतिभागियों, मेरा प्रयास था 20 प्रश्न करने का, जो लेक्चरर स्क्रीन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी ऐसी वीडियो आते रहेंगे, आप चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें। प्रश्नों का स्तर और अपने द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।